हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तो कनेक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जान जोचेंग से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जोचेंग ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। जान कहता है, प्लीज़ लीव माय हैंड, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये सुनकर जोचेंग कहता है, अगर तुम बिना मतलब का ड्रामा करना बंद कर दोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें दर्द बस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। जोचेंग उसे लेकर दोबारा खाने की टेबल के पास चला गया और उसने बैठते हुए कहा, जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे देते ना तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जान ने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जोचेंग ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जान ने उसे एक जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। इस बात से जोचेंग को गुस्सा आना लाजमी था। उसने चिल्लाकर जान से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जान? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है और तुम हो कि बच्चों की तरह नाटक करने में बिजी हो। लिसन, आइंदा से इस तरीके की हरकत कभी दोबारा मत करना और ना ही कोशिश भी करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जोचेंग जानता था कि जान आसानी से हार नहीं मानने वाला, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके और जान के बीच हो रही इस बहस को दादाजी सुने, इसलिए उसने अपनी जेब में रखे माइक्रोफोन को बंद कर दिया। जोचेंग उठकर जान के पास गया और कहता है, आई नो कि तुम्हें गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, पर इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो क्यों? क्या हम इसके बारे में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं जान? जान अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। वो जोचेंग की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोला था उसी समय उसका मूड ऑफ हो गया था। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना चाहता था। पता नहीं क्यों वो अचानक ही 7 साल पहले के बारे में सोचने लगा, जब ईबू ने उसे अपना खानदानी हीरा दिया था और कहा था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही वो एक हीरा था, तोहफा नहीं था, पर उसी हीरे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लोग कहते हैं हीरे किसी की जिंदगी में उजाला लेकर आते हैं, पर उस हीरे ने तो जान की जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। तभी से उसने मन बना लिया था कि फ्यूचर में अब वो किसी से कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा। इसलिए जब भी कोई उसे गिफ्ट देने की कोशिश करता था तो उसे अपने पास्ट की याद आने लगती थी और फिर उसे वही डर सताने लगता था कि कहीं किसी भी गिफ्ट की वजह से उसकी ज़िंदगी फिर से नर्क में ना बदल जाए। अपने पास्ट के बारे में सोचकर जान की आंखों में आंसू आने लगे, पर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, अब तुम वो पुराने वी नहीं हो, तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। आज का जान किसी भी चीज़ से नहीं डरता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जोचेंग ने उसे देखा तो जान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके पास आकर उसे टोकते हुए उसने कहा, हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा मुझे जान? एटलीस्ट इतना तो बता दो कि तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव करने लग जाते हो। जान ने जोचेंग की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। और हाँ, रही बात गिफ्ट की, तो मैं आपका गिफ्ट नहीं ले सकता, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है और प्लीज़ अब इसके बाद मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जोचेंग अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर भी उसने पूछा, जान, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। जोचेंग ने बॉक्स के अंदर से ब्रेसलेट निकाल लिया। उसने जान का हाथ पकड़ा और ब्रेसलेट उसके हाथों में देते हुए कहा, लिसन जान, अब ये तुम्हारा है। तुम्हारे मन में जो भी आए वो इसके साथ कर सकते हो। अगर तुम्हें रखना है तो रखो, अगर तुम्हें इसे फेंकना है तो फेंक दो। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर जोचेंग वापस मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगता है। हालांकि जोचेंग ये सब नहीं करना चाहता था, पर उसे अपने दादाजी की चिंता थी,
क्योंकि अगर जान ये गिफ्ट नहीं लेता है तो उनका दिल टूट जाएगा और शायद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जान को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने सोचा कि चलो इस बात को अब और आगे नहीं बढ़ाते हैं, और उसने फोर्सफुली ही सही, बिना मन के ही सही, वो ब्रेसलेट पहन लिया। और फिर वो जोचेंग के सामने आ गया और उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहने लगा, देखो मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट पहन लिया है, ओके। ये देखकर जोचेंग खुश हो गया और वो अपने दादाजी के कैमरे की तरफ देखने लगा। शायद दादाजी ये सब देखकर खुश होंगे। पर तभी अगले ही पल जान ने अपने हाथों से ब्रेसलेट निकाला और जोचेंग को देते हुए कहा, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये हीरे का ब्रेसलेट लेने से मना करेगा। पर मेरे कुछ पर्सनल रीजन्स है जिसकी वजह से मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपकी खुशी के लिए इसे एक बार पहन लिया। प्लीज़ अब और कुछ करने के लिए मत बोलिएगा। इतना कहकर जान घर से बाहर की तरफ जाने लगा और जोचेंग वहीं खड़े चुपचाप होकर उसे देखता रहा। तभी लीबॉन दौड़कर जोचेंग के पास आता है और कहता है, बॉस क्या हो गया? आप पूरे घर को लॉक करने की बात कर रहे थे, पर जान सर बाहर कैसे जाएंगे? जोचेंग ने कहा कि तुम उसे जाने दे सकते हो, और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। ये सुनकर लिबॉन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। जोचेंग अपने दादाजी की तबीयत चेक करने के लिए सीधे उनके रूम में गया। उसने चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोला और ये देखने की कोशिश की कि दादाजी आखिर हैं कैसे। पर जैसे ही उसने कमरे के अंदर झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इस पल को अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखेगा। जोचेंग कमरे के अंदर आकर चुपचाप अपने दादाजी के बगल में खड़ा हो गया। उसने लियू चेन अंकल से इशारों ही इशारों में कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। जोचेंग ने देखा कि दादाजी अभी भी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी। वो कभी खिड़की से बाहर तो कभी अपने सामने रखे प्लेट में खाने को देख रहे थे। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जिंदगी से हार मान ली है। जोचेंग जानता था कि उदासी बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर एक बार किसी के आसपास आ जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है, और जान का रिजेक्शन दादाजी के लिए वैसे ही उदासी लेकर आया था। इसलिए जोचेंग ने ये सोचा कि वो इस बात को अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों तक याद रखेगा। जोचेंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अपने दादाजी के लिए क्या करे। वो अपने दादाजी के पास जाकर उनकी पीठ को सहलाने लगा और उसने महसूस किया कि उनका पूरा बदन कांप रहा था। वो उन्हें गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगा और कहता है, दादाजी आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। इनफैक्ट आपने जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे करने की कोशिश भी की थी। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो प्लीज़ आप उससे एक बार डायरेक्टली मिल लीजिए, फिर आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दादाजी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हाँ में सिर हिला दिया। जोचेंग सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। ओके दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको नाना जी बुलाए, तो मुझे लगता है कि आपको उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दादाजी ने कहा कि मुझे बस इस बात का डर सता रहा है कि उसके बाद वो कहीं मुझसे बिल्कुल बात करना बंद ना कर दे। जोचेंग ने दादाजी से कहा कि अंडरवर्ल्ड का इतना फेमस डॉन सीन योहान, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते हैं, वो इतनी छोटी सी बात से डर जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको बता देना चाहिए कि असल में आप जान के नाना जी हैं। वो सालों से जिस फैमिली को ढूंढ रहा था वो उसके सामने है। आप उसे बता दीजिए कि वो शाओजान नहीं, सेन शाओ है। आपको ये जताना होगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। मुझे पता है कि आप भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन वो आपसे उतना ही प्यार करे जितना आप उसे करते हैं। अगर जान ये सब बात समझ गया तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। दादाजी, मैं उसके दिल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उसको उसका असली नाम बता दीजिए। वो सीन शाओ है, ना कि शाओ जान। ये सुनते ही दादाजी चौंक गए।
उन्होंने जोचेंग को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि वो एक क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता है। अभी वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं उसे उसी हाल में देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना। ना कहते कहते ही वो जोर जोर से खांसने लगे। उनकी सांसें फूलने लगी। जोचेंग ने जल्दी से उन्हें एक गिलास पानी देते हुए कहा, दादाजी प्लीज आप पानी पी लीजिए और प्लीज आप अपना ध्यान रखिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए दादाजी, दादाजी प्लीज। जब पानी पीने के बाद भी दादाजी को आराम नहीं मिला तो जोचेंग को अब चिंता होने लगी। उसने पूछा कि दादाजी आपका इनहेलर कहाँ है? कहाँ है इनहेलर दादाजी? वो कमरे में इधर उधर अपने दादाजी का इनहेलर ढूंढने लगा। दादाजी कुछ कहना चाहते थे पर सांस फूलने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी जोचेंग ने देखा कि वो टेबल की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो दौड़कर उस टेबल के पास गया और उस टेबल के ड्रॉर में इनहेलर ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र इनहेलर पर पड़ी और वो उसे लेकर दौड़कर दादाजी के पास आ गया और उनके मुंह में इनहेलर लगाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद दादाजी ने इशारों ही इशारों में कहा कि अब बस बहुत हो गया, रहने दो, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उनका चेहरा लाल हो गया था। जोचेंग ने इनहेलर पास की टेबल पर रखा और कहा, अब कैसा फील कर रहे हैं आप दादाजी? ठीक है ना आप? इससे पहले कि दादाजी और कोई जवाब दे पाते उसने फिर कहा, ओके, अब कुछ मत बोलिए दादाजी, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आकर आपको चेक कर लेंगे। जोचेंग जैसे ही अपनी जेब से फ़ोन निकाल रहा था, दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, डॉक्टर को कॉल नहीं करना, उनको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा हूँ। पर फिर भी दादाजी, मुझे नहीं लगता कि दादाजी। दादाजी ने फिर कहा, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो तुम मेरे साथ, मैं ठीक हूँ। फिर वो जोचेंग की आंखों में देखने लगे और कहते हैं, तुम्हें अब कभी भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें समझ आ गया है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जोचेंग ये सुनकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जान का भी हक बनता है ना, उसे भी तो पता चले कि उसके परिवार वाले कौन हैं। दादाजी आराम से सोफे पर बैठकर कहते हैं, हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं समझता हूँ कि उसे जानने का हक है कि मैं उसका नाना हूँ, पर उसके बाद तुम उसे क्या बताओगे? जब वो अपने माता पिता के बारे में पूछेगा तब तुम क्या कहोगे? क्या तुम्हें पता है कि उसके पापा कहाँ हैं? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जान मुझे माफ़ कर देगा? क्या उसे इन सवालों का जवाब दे पाओगे तुम इन सब चीज़ों को जितना आसान समझते हो, ये उतना आसान नहीं है। इस वक्त जोचेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दादाजी के सवालों का जवाब कैसे दे। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि जान को सच बताने का अंजाम क्या हो सकता है। जब जोचेंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो दादाजी ने फिर से कहा, जोचेंग, मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चाई जानने के बाद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया था, मेरी खुद की बेटी जो हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसती थी, मैंने उसे कभी प्यार से बेटी नहीं कहा। मैं जब भी उसे देखता था तो उसमें मुझे मेरी पत्नी नजर आती थी। ये कहते कहते दादाजी अपने सिर को सोफे पर जोर जोर से पटकने लगे, जैसे उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो। उन्होंने फिर कहा, मैं पूरी जिंदगी अपनी ही बेटी को दोष देता रहा, लेकिन उसने तो कुछ किया ही नहीं था। अब अगर मेरी पत्नी उसे जन्म देते ही मर गई तो उसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष था? पर पता नहीं उस समय मेरे दिमाग को क्या हो गया था। जब भी मैं उस बच्ची को देखता था, हर बार मैं उसे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहराता था। ये बात अलग थी कि मैंने अपनी बेटी को उसकी ज़िंदगी में सब कुछ दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में कभी पिता का प्यार नहीं दिया। ये सब सोचकर और कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगे। वो बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। काश अगर कोई रास्ता मेरे पास होता तो मैं वापस तुझे अपने पास बुला लेता।
पर मुझे पता है कि मैं अपनी गलती को अब धुला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। जोचेंग आकर उनके पास बैठ गया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, दादाजी, पुरानी बातों पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं दादाजी। दादाजी ने कहा, मुझे अब सब कुछ सही से समझ में आ रहा है। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मेरी बेटी पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मैंने कभी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। और आज आलम यह है कि मैं अपने नाती के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। मैं अपनी नाती के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। जोचेंग के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था। दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी अचानक से दादाजी ने जोचेंग का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान, प्लीज मेरी बेटी को वापस दे दो मुझे। वो जहाँ कहीं भी है, प्लीज उसे किसी भी तरह बता दो कि मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। उसके आने के बाद शायद जान मुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लेगा। भगवान, मेरी मदद करो भगवान। दादाजी समझते थे कि उनके पास बस यही एक तरीका बचा है कि काश किसी भी तरह से वो अपनी बेटी को ढूंढ पाते और उसे अपने पास वापस बुला लेते, और इस तरह उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती। थोड़ी ही देर बाद वो उठकर बैठ गए और कहते हैं, तुम्हारे जितने भी जानने वाले हैं ना, सबको इकट्ठा करो और पता करने की कोशिश करो कि मेरी बेटी कहाँ है। कहाँ है मेरी बेटी? वो थोड़ी देर के लिए रुक गए और कुछ सोच समझकर कहते हैं, पर हम दोनों को पहले जान के बारे में पता करना होगा कि आखिर 7 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। हमें वो रोड पर बेहोश पड़ा मिला था। वो कौन था जिसने उसकी ऐसी हालत की? जब हमने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो मासूम से बच्चे ने कहा कि वो अनाथ है। हमें इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इसलिए तुम पहले ये पता करने की कोशिश करो कि आखिर जान के साथ उस दिन हुआ क्या था। जोचेंग ने जैसे ही सुना कि किसी ने जान के साथ 7 साल पहले कुछ किया था तो उसका खून खोल गया। उसने गुस्से में कहा, जिसने भी मेरे जान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है ना, मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली नर्क क्या होता है, और वो रहम की भीख मांगता फिरेगा। पर मैं उसे ना तो जीने दूंगा, ना ही उसे मरने दूंगा। ये वादा है मेरा। जोचेंग के घर से निकलने के बाद जान फुटपाथ पर पैदल चल रहा था। वो आसपास किसी टैक्सी को ढूंढ रहा था ताकि वो अपने घर वापस जा सके, पर उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने आप से कहा, मैं कितना बुद्धू हूँ ना। मुझे पता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है, फिर भी मैं बिना सोचे समझे वहाँ से बाहर आ गया। अब शायद मुझे चलकर ही अपने घर तक जाना पड़ेगा। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक ब्लैक रंग की कार उसके पास आकर रुकी। कार के ऊपर अपनी कंपनी का लोगो देखकर वह समझ गया कि वो कार जोचेंग की थी। वो कार की तरफ बिना देखे आगे की तरफ चलता रहा। तभी अचानक से कार उसके आगे आकर रुक गई। जान ने देखा कि लिबोन कार से बाहर आ रहा है। उसने बाहर आते ही कहा, प्लीज़ सर, आप कार के अंदर बैठ जाइए। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, प्लीज़। जान ने मना करते हुए कहा, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से अपने घर जा सकता हूँ। आप प्लीज़ वापस जाकर बॉस को बता दीजिएगा कि मैं सही सलामत घर पहुँच गया हूँ। फिर वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, सो डोंट वरी। लिबोन अपने बॉस से झूठ नहीं बोलना चाहता था, ना ही बोल सकता था। इसलिए उसने फिर से कहा, प्लीज़ जान सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो आपको पता है कि वो मेरी जान ले लेंगे। जान नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को और परेशानी हो, इसलिए थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, पर ना आप मुझे घर तक मत छोड़िएगा। घर से थोड़ा दूर पहले ही मुझे उतार देना, मैं वहाँ से खुद चले जाऊँगा। ये सुनकर लिबोन मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। जब से जान जोचेंग के घर गया था तब से इबो लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था।
उसने मन बना लिया था कि जैसे ही वो घर के अंदर आएगा वो उससे पूछेगा कि मुझे बिना बताए तुम क्यों चले गए, और अगर जाना ही था तो मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। वहीं पास में बैठा युआन चुपचाप अपने भाई को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को शांत कैसे करे। हालांकि भाई शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर का द्वंद्व युआन साफ साफ देख सकता था। इसलिए उसके मन में था, अंदर से इतने अशांत, बाहर से इतने शांत, भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। इसलिए युआन ने भी फैसला किया कि वो भी वहीं पर जान का इंतजार करेगा, क्योंकि अगर वो कंपनी चला गया तो वो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिस कर देगा। पर जैसे ही ईबो को ये बात पता चली कि युआन जान को रोकने में असफल हो गया था, उसने उसे तुरंत अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। अभी तुम्हें 100 बार उठक बैठक लगानी है, अभी की अभी। युआन ने सफाई देते हुए कहा, भैया आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। मैंने सच में उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी और कसम से उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। भाई प्लीज सच में सुनो तो मेरी बात। ईबो ने कहा, हाँ, और अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अब चलो शुरू हो जाओ तुम। अब युआन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो वहीं लिविंग रूम में उठक बैठक लगाने लगा। ईवो वहीं सोफे पे बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। करीब 30 बार उठक बैठक करने के बाद युआन ने सोचा कि भैया को सच ही बता देता हूँ। उसने कहा, भाई वो एक्चुअली ना, जब मैं जान भैया को रोकने की कोशिश कर रहा था ना, तो पता नहीं अचानक उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। व्हाट? ये सुनते ही ईवो चौंक गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने, फिर से बताना। युआन ने शर्माते हुए जवाब दिया, असल में यार उन्होंने मुझे अपनी चालाकी से ना बेहोश कर दिया। ईबो ने फिर से कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा एक बार फिर से कहो। युआन समझ गया था कि ईबो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने मन ही मन कहा, भाई उसे शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो इतनी आसानी से बेहोश हो सकता है। तभी युआन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, अरे भैया, मेरे कहने का मतलब ये है कि जान भैया ना एक बहुत ही स्मार्ट लड़के हैं, और मैं तो अभी तारीफ करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि आपने उन्हें मेरे ब्रदर इन लॉ बनने के लिए चुना है। इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ आपको। युआन अपने भाई को बटरिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईबो ने जैसे ही युआन की बातें सुनी तो वो मन ही मन खुश हो गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो मुस्कुरा रहा था। युआन ने जैसे ही देखा कि भाई मुस्कुरा रहे हैं तो उसे ये पक्का भरोसा हो गया कि भैया जान को पसंद करते हैं। इसलिए वो भी अपने भाई के साथ मुस्कुराने लगा। युआन मन ही मन सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा ना अगर जान भैया मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे। मैं इस घर में हमेशा के लिए रह पाऊंगा और फिर मुझे उनके सामने हर बार भैया की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। युआन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ईबो ने जैसे ही युआन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने तुरंत युआन को डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो, पर अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब तुम 200 बार उठक बैठक लगाओगे। सुन लिया तुमने? चलो अब शुरू हो जाओ, और अगर तुमने अभी के अभी उठक बैठक करना नहीं शुरू किया तो तुम्हारी सजा दुगनी हो जाएगी। युआन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे कहा कि भैया, पर मैं ईवो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अगर तुमने अभी की अभी चुपचाप उठक बैठक लगाना नहीं शुरू किया तो तुम्हारी ये सजा पूरे 1 हफ्ते चलेगी। फिर तुम्हें हर रोज 200 बार उठक बैठक लगानी पड़ेगी युआन। उसके बाद युआन ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप उठक बैठक लगाने लगा। वो मन ही मन गिनती किए जा रहा था, पर पता नहीं कब वो अचानक अपनी यादों में फिर से खो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, प्लीज जान भैया आप जल्दी से आ जाओ यार घर वापस। आपके फ्यूचर ब्रदर इन लोग की जान खतरे में है भैया। पूरी दुनिया में बस आप ही एक इंसान है जो इस शैतान को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए प्लीज जल्दी वापस आ जाइए भैया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।